हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं सी टेट सोशल साइंस का। ठीक है, और ये हमारा चैनल है। और दोस्तों, हम लोग जो सी टेट का जो यहाँ पर तैयारी शुरू किए हैं, आज इसका 5वां वीडियो है। और इसके पहले आपका 4 वीडियो हो चुका है सोशल साइंस का। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए, या प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। सी टेट 2021 की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर, यानी कि 16 फरवरी 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर पूरा हम लोग व्याख्या सहित यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये है आपका पेपर सेकेंड, यानी कि 6 to 8। ये देखिए, आपका वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य है कि आपका 60 में कम से कम 50 प्लस आपका मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, कम से कम भी 50 प्लस आपका मार्क्स आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी अभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। एक बार नहीं, कम से कम 4 बार। ठीक है, एक बार में आपको 100% कंप्लीट नहीं होगा, 4 बार कंप्लीट कीजिए। जो भी इसमें आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको आप बनाइए। सेट डेली कम से कम 1 सेट बनाइए, उसका पूरा डिस्कशन कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी बैठ करके कर सकते हैं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर उसको आप देख करके कर सकते हैं। जो नहीं आता है उसको नोट कीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, लाइन बाई लाइन पढ़ना है, क्योंकि उसी से आपको एनसीईआरटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है। देखिए, आपको नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो आप इस नंबर से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बीपीएससी का भी टेस्ट चल रहा है, तो अभी बीपीएससी का थोड़ा सा स्टॉप कर दिया गया। अभी सीटेट का एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक है, तो सीटेट का यहाँ पर चल रहा है। और बीपीएससी का भी यहाँ पर 3 टेस्ट आपका हो चुका है, नहीं देखें जाकर के आप देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर। आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आएगा, उस पर आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये आपका फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार। और चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सी टेट का 21 फरवरी 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर सेकेंड का 6 to 8। आपके स्क्रीन पर आ गया है पहला सवाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। और यहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। देखिए, यहाँ पर है एक प्रवास शब्द आया, और एक है ऋतु, है ना। ऋतु तो मतलब समझते ही हैं, यानी कि जो आपका ठंडा, गर्मी, बरसात, है ना, जो मौसम बदलते रहता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऋतु। और ऋतु के अनुसार जो मनुष्य प्रवास कर जाते हैं, मतलब कि एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और ख़ास करके ये कहाँ पर होता है, तो ये देखा जाता है आपको पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। मान लीजिए ये पर्वत इलाका है। ठीक है, तो पर्वत वाले क्षेत्र में ऋतु प्रवास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, होता क्या है कि जो घुमंतू भोटिया वगैरह जो लोग रहते हैं, है ना, जो आदिवासी लोग रहते हैं खास करके पहाड़ी इलाका में, तो गर्मी के दिनों में ये क्या करते हैं, तो गर्मी के दिनों में ये ऊंचे वाले क्षेत्र पर चले जाते हैं। यानी कि ये आपका पर्वत है, तो पर्वत के ऊंचे वाले क्षेत्र पर गर्मी के दिनों में चले जाते हैं। और ठंडे के दिनों में क्या होते हैं, तो ठंडे के दिनों में क्योंकि बर्फबारी होने लगता है, तो ये अपना स्थान क्या कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं ये। ठीक है, तो ये इसी को कहा जाता है क्या, ऋतु प्रवास। अब देखिए, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पढ़िए, आपको ऑप्शन पता चल गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। यानी कि पशुधन, ये जो घुमंतू भोटिया लोग होते हैं, है ना, आदिवासी लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो मेन रोजी रोटी का जो एक जरिया है वो है पशुधन, है ना। पशुओं को ये पालते हैं। ठीक है, उससे आपको दूध, मांस, और उसी से अपना ये खर्चा चलाते हैं। तो ये मेन पशुओं को पालते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना है। और ये अपना समय से ऋतु के अनुसार क्या होता है, ऋतु प्रवास कर जाते हैं, अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि शैल का यहाँ पर प्रकार दिया गया है, चट्टान का, और एक तरफ उसका उदाहरण दिया गया है। अब देखिए, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। अब देखिए, अंतर्भेदी क्या होता है और बहिर्भेदी क्या होता है। अंतः मतलब क्या होता है, अंदर, है ना। अंतः के मतलब क्या होता है, अंदर, और बहिर के मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, यानी कि जो जब ज्वालामुखी फटता है, तो जो
लावा है ना, वो आपको सुराग के अंदर ही, है ना, पृथ्वी के अंदर ही अगर वो जम गया तो उसको कहेंगे अंतःभेदी। अंतःभेदी या अंतर्भेदी दोनों एक ही चीज़ है ना। और जो बाहर आकर के लावा जमा है उसको कहा जाता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। और आपको पता है कि जब से सबसे पहले जो यहाँ पर ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले जो जिस चट्टान का निर्माण होता है वो होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय के बाद ही अवसादी बनता है और अवसादी के बाद ही कायांतरित यहाँ पर चट्टान बनता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर सवाल है। अब बताइए कि अंतर्भेदी जो आग्नेय चट्टान है, इसका उदाहरण यहाँ आपको बताना है कौन सा है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट या ग्रेनाइट। देखिए, जो अंदर में जम जाता है ना उसको कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, उसको कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टान। और जो बाहर में आकर के लावा जो जमता है उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान। यानी कि जो आप महाराष्ट्र वाला इलाका अगर आप देखते हैं, है ना, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र के जो दक्कन का जो पठार है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यानी कि ये जो है बहिर्भेदी चट्टान, यानी बाहर आकर के जम गया है ना। और यहाँ पर जो चट्टान का निर्माण हुआ है, पठार का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ है। आपको पता है कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से क्या बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है ना, ये भी आपको पता है। काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, तो कपास की खेती की जाती है। आपको पता है कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ कपास की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। काली मिट्टी को ही इसमें सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होता है ना, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ना ये चिपचिपी होती है, इसी वजह से इसमें सबसे अधिक नमी धारण करने की भी क्षमता होती है। स्वतः जुताई वाला भी मिट्टी इसी को कहा जाता है, क्योंकि जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, आपका पैर भी इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तीसरा जो यहाँ पर है अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान का यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अवसादी का यहाँ पर उदाहरण है दोस्तों बलुआ पत्थर, और कायांतरित शैल है चूना पत्थर। ठीक है, यानी कायांतरित शैल मतलब क्या, उसका काया पलट क्या हो गया, काया उसका पलट गया है, कायांतरित हो गया है ना। जैसे कि कायांतरित का जो निर्माण होता है वो आग्नेय और अवसादी के टूटने फूटने से ही निर्माण होता है उसका। ठीक है, इसके जो टूटने फूटने, मेन आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से अवसादी बना, और अवसादी के फिर जो टूटने फूटने से बन जाता है कायांतरित चट्टान। और कायांतरित चट्टान जब टूटता फूटता है ना, और इसके चूना पत्थर, ये जो चूना पत्थर इसका उदाहरण है, फिर ये जाकर के पृथ्वी के अंदर चला जाता है और फिर ये ज्वालामुखी के थ्रू ये बाहर आता है और फिर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो ये साइकिल आप पढ़े होंगे क्लास 6 में, है ना। चट्टान का जो साइकिल है ये जरूर आप क्लास 6 में जाकर के पढ़ सकते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार से ये घूमते रहता है आपका। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, अंतर्भेदी हो जाएगा ग्रेनाइट, बहिर्भेदी हो जाएगा बेसाल्ट, अवसादी हो जाएगा बलुआ पत्थर, और ये हो जाएगा चूना पत्थर। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर। तीसरा नंबर जो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में चिनूक स्थानीय पवन चलती है। देखिए, चिनूक जो है ना एक प्रकार की क्या है, हवा चलती है। जैसे पछुआ हवा कैसे होता है, पुरवैया हवा कैसे बहता है, उसी प्रकार से ये चिनूक भी क्या है, एक प्रकार का हवा है। और ये स्थानीय पवन है और ये वहीं चलेगा, दूसरा जगह ये नहीं चल सकता है। तो ये स्थानीय पवन है, उसी स्थान में चलेगा। तो ये कहाँ चलता है ये आपको बताना है। देखिए, प्रेरी है, सवाना है, पंपास है और वेल्ड है। ठीक है, ये सभी क्षेत्र का आपका नाम है। यानी कि ये घास के मैदान है। प्रेरी घास का मैदान आपको पता है कि यूएसए में है ना। सवाना कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है आपका, है ना। पंपास कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। और वेल्ड कहाँ पड़ता है, तो वेल्ड है आपको दक्षिण अफ्रीका में है। ये आप घास के मैदान भी याद रखिएगा कि पूछा भी जाता है कैसे घास के मैदान है, तो ये उसने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किस किस देश में पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है, सब पूछा जाता है। तो अब है कि चिनूक जो ये हवाएं चलती है ये कहाँ चलती है, तो ये जो है प्रेरी क्षेत्र में चलती है, यानी कि ये यूएसए में चलती है आपका। ठीक है, याद रखिएगा प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, तो यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। कह रहा है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। आप देखिए, घर में जो टीवी देखते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, है ना, रेडियो सुनते हैं, तो ये जो किस वायुमंडलीय परत के कारण ऐसा आप कर सकते हैं अपने घर में, तो ये होता है दोस्तों आपका बाह्य मंडल। देखिए, बाह्य मंडल जो है ना ये आपको आयन मंडल का ही एक भाग है। बाह्य मंडल किसका भाग है, आयन मंडल का ही एक भाग है आपका। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा। इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल क्या होता है, तो क्षोभ मंडल, देखिए मंडल से ना एक क्वेश्चन फिक्स है,
100% फिक्स है। ये क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा और काफ़ी आसान प्रश्न आएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि मौसम जितनी भी घटनाएं होती है वो कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, याद रखना है। यानी कि बादल गरजना, ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में। समताप, नाम ही इसका समताप, यानी कि तापमान कैसा रहेगा, समान रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वायुयान उड़ाया जाते हैं। जो आपके हवाई जहाज उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, और ये तीसरा नंबर है आपका मध्य मंडल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सुनहरी रेशा। नाम कितना अच्छा है, सुनहरी जरी है ना। निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। देखिए सुनहरी रेशा भी आपको दे सकता है ना, इसलिए हमारे मुंह से निकला रेशा, है ना। यहाँ पर आपको जरी निकला है, सुनहरी रेशा या सुनहरी जरी किसका एक किस्म है, बताइए। तो 5 का हो जाएगा आपका सिल्क। ये जो किस्म है वो है आपका सिल्क का एक किस्म है। आपको पता है कि जो सिल्क है ना, ये भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में ये सबसे अधिक मात्रा में होता है। कपास कहाँ पढ़े थे, तो महाराष्ट्र पढ़े थे। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला जो सवाल है वो है आपका 6 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए, खट से जवाब दीजिए। यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, है ना, इसी को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कभी भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, जल्दी से आप लोग भी अपना कमेंट करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आपका 9 बजे से क्लास होता है। ठीक है, कितने बजे से, 9 बजे से डेली रात में लाइव क्लास चलता है, सीटेट के लिए, बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो अभी सीटेट का चल रहा है और बीपीएससी का भी बीच बीच में आपको चलते रहेगा। तो देखिए भारत का जो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 382। और आप बिहार में हैं, है ना, क्योंकि हम बिहार से पढ़ा रहे हैं, पटना से पढ़ा रहे हैं। तो बिहार का कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 382 नहीं याद रखना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है बिहार का और आपका पूरे इंडिया का। और सबसे अधिक कहाँ है, तो बिहार का ही सबसे अधिक है इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। यानी कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर पिछला टेस्ट आप दिए होंगे तो पिछला टेस्ट में हम बताए थे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि पृथ्वी की सतह के सबसे निकट, है ना। और पिछले टेस्ट में हम बताए थे कि पृथ्वी की सतह के सबसे अंदर, है ना, सबसे अंदर। अगर सबसे अंदर से अगर आपको खनिज निकालना है पृथ्वी के अंदर से, मतलब कि आप किसी भी माध्यम से अगर आप सबसे नीचे से निकालते हैं, आप खनिज निकालते हैं, तो वो किस विधि से निकाला जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रवेधन विधि। क्या कहते हैं उसको, प्रवेधन विधि सॉरी, तो उसको कहा जाता है आपका प्रवेधन विधि। अगर अंदर से निकालते हैं तो, अगर सबसे ऊपर से निकालते हैं यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट से निकालते हैं तो उसको कहा जाता है आखनन। तो ये दोनों सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक न एक आपको पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर। कह रहा है कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। देखिए टोकरी जो होता है ना, आप जानते होंगे, है ना। तो टोकरी जो होता है कहाँ बुना जाता है, तो ये गांव वाले क्षेत्र में बुना जाता है टोकरी, है ना। बड़े बड़े शहर में थोड़ी बुना जाता है टोकरी, ये गांव वाले क्षेत्र में टोकरी बुनाई होती है ना। तो ये कैसी मतलब कि किसका उदाहरण है, तो ये लघु आकार का, है ना, लघु बिजनेस है ना, छोटा बिजनेस है ये लघु आकार का हो जाएगा। आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ना ही बृहद है, ना ही संयुक्त है, ना ही सहकारी है, क्या हो जाएगा आपका लघु आकार का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 प्रश्न क्या कह रहा है कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तानाशाह, अब देखिए तानाशाह कहने का अर्थ क्या हुआ, राजा, है ना। तानाशाह कहने का अर्थ क्या हुआ, राजा। अब देखिए राजा क्या होते थे पहले, तो राजा क्या होते थे कि राजा जो कह दिया भैया वही होगा।
अब राजा कह दिया कि इसको आपको सर कलम कर दिया जाएगा तो कलम कर दिया जाएगा। राजा कह दिया कि यहाँ पर आपको 10% टैक्स लगेगा तो 10% सबको टैक्स देना है। यानी कि जो बोल दिया वही होगा, उस पर आप कुछ भी प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, नहीं आंदोलन कर सकते हैं, नहीं कुछ और कर सकते हैं। इसीलिए तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो लोकतंत्र आपका माना जाता है। और वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे अधिक जो लोकप्रिय जो तंत्र है वो है आपका लोकतंत्र ही। तो देखिए यहाँ पर तानाशाही के संदर्भ में आपको बताना है तो आप ऑप्शन पढ़िएगा तो 4 नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। कह रहा है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर गलत पूछ रहा था ना, हाँ तो गलत ही तो बता रहे हैं आपको, लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं भैया, ठीक है। लोग प्रश्न अगर उठाएंगे तो उसको मरना थोड़ी है, जो प्रश्न उठाएगा राजा के आगे, है ना, तो उसको प्रश्न नहीं उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कृष्ण सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। कौन सा बांध है दोस्तों? कृष्ण राज सागर बांध। देखिए कृष्ण राज जो सागर बांध है ये पड़ता है आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। और ये किस नदी पर है? नदी पूछा गया ना, हाँ किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी। अब देखिए ये प्रश्न उठता है कि कावेरी जो नदी है ये कहाँ से निकलती है ना, उद्गम कहाँ से होता है इसका। उद्गम मतलब उदय होना यानी कि निकलना, ठीक है। और जहाँ पर जाकर के गिरती है उसको कहा जाता है मुहाना, है ना। तो ये निकलती कहाँ से है ना, तो निकलती कहाँ से है तो कुर्ग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुर्ग या फिर ब्रह्मगिरी, कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। और कुर्ग और ब्रह्मगिरी कहाँ है तो ये पड़ता है आपको कर्नाटक वाले क्षेत्र में। बाबा बुदन की पहाड़ी आप देखे होंगे, है ना, नहीं देखे हैं तो आप मैप में देख लीजिए, है ना, कर्नाटक में ही है, ठीक है। यहाँ आप देखिए मैप में अगर देखते हैं तो ये है आपका कर्नाटक राज्य और यहीं है बाबा बुदन की पहाड़ी और वहीं पर है आपको कुर्ग और ब्रह्मगिरी, वहीं से निकलती है कावेरी नदी। और ये गिरती कहाँ पर है यानी कि मुहाना इसका कहाँ है तो वो है आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। तो इसका आंसर हो गया 3rd नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। अगर देखिए हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 में ये कहता है कि अगर किसी के पिता का क्या हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसका जो संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो किसका अधिकार होगा? तो अधिकार जो होगा दोस्तों पत्नी का भी होगा, पुत्र, पुत्रों, पुत्री और पुत्रियों को ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। किसके अनुसार? तो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 12। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया। अब देखिए बताइए कि विविधता में एकता एक मुहावरा है, आपने पढ़ा होगा, तो ये जो मुहावरा है ये किसने दिया, ये एक प्रश्न है। तो ये मुहावरा दिया गया था आपका किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद पंचायत के बारे में और पंचायत के कार्य के विषय के बारे में कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैं देखिए क्वेश्चन को कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ, आप भी इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत सारे हड़बड़ में पढ़ें और समझ में आया कुछ नहीं और ऑप्शन देख करके मार दिए, निकल लिए और आके घर में देखते हैं तो अरे यार यहाँ तो पढ़वे नहीं किए थे, ये छूट गया था, अगर इसको देख लेते ध्यान से तो क्वेश्चन सही कर देते। ये होता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि जनपद जो पंचायत इसके कार्य के विषय में 2 कथन दिए गए हैं और कौन से यहाँ पर कथन सही है ये आपको बताना है। तो कथन ये है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा ऑप्शन है कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। अब बताइए कि यहाँ पर जनपद पंचायत के बारे में जो 2 कथन है कौन से सही है और गलत है। देखिए यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है दोनों यहाँ पर गलत है,
ठीक है, यहाँ पर दोनों आपका गलत है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार, पता है आपको कि सूचना का अधिकार जो है ये कब लागू हुआ था, तो 2005 में। ठीक है, तो ये सूचना का अधिकार से भी और भी आपको प्रश्न हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों पर 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में और कथन 2 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड क्या आ गया है, केवल, और ये केवल वर्ड इस कथन को क्या कर देता है, गलत कर देता है। ये केवल वर्ड गलत है। केवल केंद्र सरकार के विभाग का कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना नहीं प्राप्त करेगा, ये राज्य सरकार के बारे में भी सूचना प्राप्त कर सकता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है, तो भैया ये भी आपका गलत है। किसी न्यायालय में जाकर के याचना दायर करने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन क्या है, इसका भी गलत है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत है। अब देखिए सूचना के अधिकार से 3 सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल में पहला सवाल ये है कि सूचना का अधिकार जो है कब पारित किया गया, सूचना के अधिकार कब पारित किया गया। अगर पारित पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 12 मई 2005 को। ठीक है, दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति की जो मंजूरी इसको मिली थी, ये तारीख याद रखिएगा, 15 जून 2005, 15 जून 2005। तीसरा सवाल ये पूछेगा आपका कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसको लागू कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। तो ये 3 प्रश्न, 3 डेट आपको पूछे जाएंगे सूचना के अधिकार से। अगला प्रश्न है आपका 15। प्रश्न है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। एक देखिए यहाँ पर कहानी है सुल्ताना का स्वप्न। अब देखिए सुल्ताना का स्वप्न, इसके लेखिका कौन है, तो इसकी जो लेखिका है वो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो इसकी लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन, रुकैया सखावत हुसैन, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी। तो बताइए गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा आपका लिखा गया था। किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर, हाँ 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है। अब देखिए न्यायिक व्यवस्था में एक वर्ड आप पढ़ते होंगे अपील, आखिर ये अपील है क्या। तो अपील का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है, ठीक है, अगर आप ही हैं हम ही हैं, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मान लीजिए उसका केस चल रहा था निचली अदालत में और वहाँ से फैसला आ गया और उस फैसला से वो व्यक्ति क्या संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो दायर कर सकता है, अपील दायर कर सकता है। इसी को कहते हैं अपील, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, यानी कि आंसर नंबर 2 यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, बार बार प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो मतलब कि लोगों का ऐसा समूह, कार्यपालिका नाम ही है इसका कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका का इसका अभिप्राय ये है कि लोगों का ऐसा समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कार्यपालिका, ठीक है। नाम ही है इसका कार्यपालिका, यानी कार्य का पालन करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, अनुच्छेद 22 के बारे में आपको बताना है। अनुच्छेद 22 सुनिश्चित क्या करता है। देखिए अनुच्छेद 22 में आपका वर्णन किया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार,
ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई भी पुलिस जो आपको गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, हिरासत में ले लेती है, तो आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है, आपको मारपीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों से बचने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद आपका 23 और अनुच्छेद 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपका यही है, शिक्षा का अधिकार। बहुत बार आपको सीटेट में, बीटेट में, स्टेट में सब जगह पूछा गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद कितने में है, तो 21 के क में है। कितने में है, 21 के क, यानी कि इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, इसको 2002 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और एक और है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इससे भी कई बार पूछा गया है। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये अनुच्छेद कितना में, 32 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। अब देखिए यहाँ पर सत्ताधारी है, यानी कि जिसका अभी क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो सत्ताधारी दल के हैं, है ना, मुखिया है वो और लोकसभा में है, तभी तो प्रधानमंत्री है। अगर वो सत्ताधारी नहीं रहते तो क्या प्रधानमंत्री बन पाते, नहीं बन पाते, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, सिंपली, है ना। और प्रधानमंत्री अनुच्छेद कितने में है, प्रधानमंत्री का जो पद का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद है 75 में, ठीक है। अब देखिए दूसरा है अध्यक्ष। अध्यक्ष का भी आपको यहाँ पर बता दें अनुच्छेद। तो देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसका जो अनुच्छेद है वो है 93, याद रखिएगा। मैं बार बार बताता हूँ जब भी पॉलिटी का सवाल आता है। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में है, तो 63 में है। और उपराष्ट्रपति का पद है 63 में, और राष्ट्रपति का पद कितने में है, तो 52 में है। तो ये आप याद रखना है। अगला सवाल है आपका 21। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न 3 कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। दूसरा कथन है, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। दूसरा कथन आपको क्या कह रहा है कि यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, ये भी आपका सही है। तीसरा है कि यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंध का अध्ययन है, ये भी आपका सही है ना। जो सामाजिक विज्ञान है ये अतीत मतलब कि जो आपका बीत चुका है, और वर्तमान में जो चल रहा है इसका क्या है, अंतर संबंध है ना, ये दोनों के बीच संबंध है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी क्या है, वर्तमान चीज़ आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री क्या है, आप पुरानी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो दोनों का क्या है यहाँ पर संबंध है ना। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट है आपका 22। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। अब देखिए सम्मिलित यहाँ पर है पूछ रहा है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक है और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़ाई जाती है ना। दर्शन शास्त्र पढ़ा जाता है, बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान है, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, बिल्कुल नहीं। तो अर्थशास्त्र इसमें है। अर्थशास्त्र के अलावे कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना, कि टोटल 4 मिलाकर के यहाँ पर क्या बनता है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या था कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछोगे। देखिए यहाँ पर अभी पेडागोजी शुरू हो चुका है ना। तो पेडागोजी में आपका 15 सवाल आपको पूछा जाता है, पेडागोजी का भी, है ना। 45 आपका रहता है सोशल साइंस, और पेडागोजी का 15 सवाल। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था दोस्तों कि यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है, और यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। देखिए याद तो करना ही नहीं है ना, याद करने पे कभी भी जोर नहीं देना, जब भी ऐसा वर्ड आवे तो उसको काट दिया कीजिए। कह रहा है कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है, ये भी आपका गलत है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 में थोड़ा सा संशय है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि यह जो है ऐतिहासिक जो कल्पना है यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में क्या करता है, हमें प्रोत्साहित करता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। सामाजिक विज्ञान का क्या करना है, शिक्षण कराना है, तो आप वृत्तांत का प्रयोग क्यों करेंगे और दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनना है। तो कारण नंबर 1 है कि कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सके। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कक्षा को अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। नेक्स्ट है आपका कि पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके। और 4 है कि शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वृत्तांत का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वृत्तांत का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2 आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। अब सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है ये अपनी लोकप्रियता क्यों खो रहा है, ये राष्ट्रीय आधार समूह के अनुसार कहा जा रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है अपनी लोकप्रियता को खो रहा है, धीरे धीरे मध्यम हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है। तो 4 ऑप्शन है। देखिए ये कह रहा है कि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। और 3rd नंबर है कि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। और 4 है कि यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो 25 का आपका जो आंसर होगा दोस्तों, कह रहा है कि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की गई स्थितियां प्रस्तुत करता है, यही कारण है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। विद्यालय आधारित आकलन, तो विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त कह रहा है, यानी कि यहाँ पर गलत पूछ रहा है, हाँ ना। विद्यालय आधारित जो आकलन है, अनुपयुक्त वर्णन कौन है, जो उपयुक्त नहीं है वो पूछ रहा है आपको। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि यह केवल, हाँ ना, देखिए केवल हो गया, ठीक है, सिर्फ हो गया, ऐसा वर्ड जो आएगा तो वो आपका क्या होता है, गलत होता है। यानी कि गलत पूछ रहा था तो गलत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर, यानी कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, तो ये बातें गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिए, पेडागोजी में आपका सही हो जाएगा तुरंत से। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, आपका पेडागोजी ऐसा ही सही हो जाएगा। ज़्यादा मतलब पढ़ने की इधर उधर ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बार बार कहते हैं आप क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए। नेक्स्ट है 27 नंबर की एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए कथन 1 कह रहा है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। दूसरा कथन है कि शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। अब 27 में कौन सा यहाँ पर सही है, देखिए यहाँ पर लड़का लड़की का थोड़ा सा यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए 2nd नंबर जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। 1 नंबर यहाँ आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 28 नंबर। ठीक है, आप लोग अपना थोड़ा वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि लाइक करने से आपके जो भी और भी भाई बंधु हैं वो सभी जुड़ सकेंगे, है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। अब देखिए बताइए, सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है ये वैज्ञानिक आखिर क्यों है, क्या कारण है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा अब पानी पी लेता हूँ यार, प्यास लग गई। देखिए 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है ये वैज्ञानिक क्यों है, तो इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, इसी वजह से इसको वैज्ञानिक माना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर प्रश्न था दोस्तों कि आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखित चित्रण को चुनेंगे। अब बताइए कि आप एक वर्ष में नियोजित, अनियोजित और
अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं तो आप कौन सा चित्रण को यहाँ पर चुनेंगे। 4 ऑप्शन है, समय रेखा आरेख, प्रवाह आरेख, दंड आरेख या चक्र आरेख। देखिए इसका जो इस प्रकार का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्र आरेख। चक्र आरेख के द्वारा इसको प्रदर्शित आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, कह रहा है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण यहाँ पर चुनिए। तो शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण कौन सा है। तो सबसे उचित कारण जो है वो हो जाएगा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, यानी कि दूसरा नंबर वो ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए मैं यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा आंसर बता दे रहा हूँ, है ना। और ये आपका पेडागोजी है, ठीक है, तो आप इसको और भी अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, चारों ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर जवाब दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31, कारक निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। तो भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबलाइजेशन पर हुई जो परियोजना है उनमें से कौन से द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। तो द्वितीयक स्रोत पर आधारित कौन सा है बताइए। ऑप्शन है मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषण आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। दूसरा है कि एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। और थर्ड है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना और एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार। कौन सा यहाँ पर द्वितीयक स्रोत पर आधारित है दोस्तों। तो 31 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं। एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। तो निम्नलिखित में से कौन से आकलन तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वयं आकलन यहाँ पर किया जा रहा है, इसी को कहा जाता है स्व आकलन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1, है ना। यानी कि एक जो शिक्षक हैं ये शिक्षार्थियों को क्या कर रहे हैं, कुछ मानदंड दे रहे हैं और कहते हैं कि वे उस पर आधारित एक परियोजना का आकलन करें। तो ये कैसा आकलन होगा, स्वयं आकलन होगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है आपका 33, यानी कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव क्या सुझाव दिया है। अब देखिए NCF जो 2005 है ये नागरिक शास्त्र की नामावली में क्या यहाँ पर बदलाव की सुझाव दिया था, तो वो वहाँ पर आपको पूछ रहा है। 33 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यानी कि आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है आपको 34 नंबर की निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। तो सामाजिक विज्ञान का कक्षा में अगर आपको पढ़ाने दे दिया जाए, है ना, 6 to 8 में, तो सबसे कम मूल्य आप किस चीज़ पर देंगे। तो 34 का क्या हो जाएगा, प्रतियोगितात्मकता पर आप सबसे कम बल देंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता और सहयोग पर ज़्यादा बल देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है 35 नंबर की शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा पाठ यानी कि सत्र के समाप्त होने पर आकलन, ठीक है, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, यानी कि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य यही है, आंसर हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट है 36 नंबर, कह रहा है कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान यानी कि लद्दाख पढ़ाना है। अब देखिए रेगिस्तान जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ठंडा और एक होते हैं गर्म, ठीक है। तो ठंडा रेगिस्तान कहाँ पड़ी है भारत में, तो भारत में दोनों प्रकार के रेगिस्तान है, गर्म भी है और आपको ठंडा भी है। तो ठंडा कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख वाला क्षेत्र में, और गर्म कहाँ है, तो राजस्थान वाला क्षेत्र में। अब देखिए एक शिक्षक को पढ़ाना यहाँ पर ठंडा लद्दाख, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होना चाहिए। तो सबसे अधिक उचित जो विधि होगी दोस्तों वो होगी प्रतीक अध्ययन विधि, इसको कहा जाएगा प्रतीक अध्ययन विधि, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 1, ठीक।
नेक्स्ट है आपका 37 नंबर। 37 प्रश्न कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए, ठीक है, इतिहास लेख को पढ़ाना है बच्चे को, तो कौन सी विधि यहाँ पर अधिक प्रासंगिक होगी? क्या पढ़ाना है? इतिहास लेख पढ़ाना है, तो सबसे अधिक जो प्रासंगिक जो विधि होनी चाहिए वो क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है आपका। तो 37 का क्या हो जाएगा? स्रोत विधि। इसको क्या कहा जाता है? स्रोत विधि इसको कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना है, स्रोत विधि। माय डियर फ्रेंड्स, स्रोत विधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर फ्रेंड्स, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का जो विद्यालय जीवन है ये किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो विद्यालय का बाहरी वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। तभी इसको एनसीएफ 2005 का यही कहना है कि जो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, सिर्फ विद्यालय के अंदर ही नहीं करना है, विद्यालय के जो बाहर की वातावरण है उसके साथ भी बच्चों को उसमें जोड़ा जाए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? अब बताइए कि दंड आरेख में यहाँ पर दर्शाना है। अब ऑप्शन है वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब और तापमान। तो इस सबसे अच्छे तरीके से दंड आरेख में किसको दर्शाया जा सकता है? बताइए 39 का क्या होगा? देखिए, वर्षा को सबसे अच्छे तरीके से दंड आरेख में दर्शाया जा सकता है, याद रखिएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। देखिए, कल जो आपका क्लास हुआ था ना 9 बजे, वो जब लाइव स्ट्रीम चल रहा था तो पता नहीं पूरा ब्लैंक दिख रहा था, लेकिन जैसे ही 1 घंटा हो गया, जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया उसके बाद वीडियो अपलोड हुआ तो पूरा वो दिखने लगा। तो हम यही कहेंगे कि जो कल नहीं देखे थे तो कल वाला ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। कल वाला वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है। आज नेक्स्ट दूसरा वीडियो है तो कल वाला आप देख लीजिएगा। और एक सूचना और दे देते हैं कि कल जो आपकी क्लास होगी वो ज्योग्राफी की क्लास होगी, ठीक है। आपका देखिए 5 क्लास इधर हो गया है और कुछ यहाँ पर बचा हुआ है सोशल साइंस का भी, उसको भी करवा देंगे आपको, जो भी जो प्रीवियस ईयर का है ना। उसके अलावे जो ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का यहाँ पर आपको क्लास अभी जल्दी जल्दी ख़त्म यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि डेली एक चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 क्लास आपका लगेगा ज्योग्राफी में, है ना। 5 से 6 क्लास आपका हिस्ट्री में, 5 से 6 क्लास आपका पॉलिटी में, तीनों यहाँ पर आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था आपका। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। अब बताइए कि लोकतांत्रिक संस्था की समझ को कैसे विकसित करेंगे, क्या होगा सबसे उचित तरीका? तो सबसे उचित तरीका जो यहाँ पर होगा वो होगा वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, ठीक है। वास्तविक स्थिति के साथ आदर्श स्थितियों को प्रस्तुत करना, ये हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक संस्था को उचित तरीका, ठीक है, विकसित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा था, माय डियर फ्रेंड्स, की गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से लिखी थी। देखिए, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और ये किस भाषा में लिखा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? तो वो था संस्कृत भाषा, ठीक है। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41 का हो जाएगा आपका 2nd नंबर। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर। 42 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। देखिए, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी, है ना, निरंजना नदी के किनारे, ठीक ना, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। और ये जो प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में जाकर के दिए थे, ठीक है। कहाँ जाकर के दिए थे? सारनाथ, ये कहाँ पड़ता है? तो यूपी में है आपका सारनाथ, ठीक, ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। संगम कविताओं में
तीन राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है। अब देखिए संगम यानी कि ये दक्षिण भारत की कविताएं हैं, है ना। संगम की जो कविताएं हैं ये दक्षिण भारत की कविताएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें तीन राजवंश को मूवेंदर कहा गया है। और ये तीन राजवंश कौन कौन थे? तो ये जो तीन राजवंश थे आपके चोल, चेर और पांड्य, है ना। कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। माय डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44। मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत करें। प्रश्न है 44। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना साड़, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? बताइए। रामपुरवा में मिला है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर और ये साड़ बना हुआ है ना। तो ये राष्ट्रपति कहाँ रखा गया? तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया, ये भी पूछा जाता है। और ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो शासनकाल अगर पूछ लिया गया है तो ये हो जाएगा मौर्य शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। अब देखिए मौर्य के शासनकाल से एक पूछा जाता है कि इसके प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, है ना, चाणक्य नीति, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। तो इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, यानी कि तीनों नाम इन्हीं का है। आपका आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। नेक्स्ट है 45 नंबर। कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया था? देखिए विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को किसने विचाराधीन किया था दोस्तों? तो वो थे आपके रामानुज। कौन थे? रामानुज, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिलेखागार वह स्थान है। बताइए अभिलेखागार के बारे में। पिछले क्लास में क्या था आपका? पूरा पाषाण पूछा था ना, तो अभी यहाँ पर बताना है आपको अभिलेखागार। अभिलेखागार किसे कहा जाता? तो अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था, ठीक है। पांडुलिपि और दस्तावेज को जहाँ रखा जाता था मेरे भाई, तो उसी को क्या कहा जाता था? अभिलेखागार। माय डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुई वीर शैव आंदोलन, है ना, ये आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, याद रखिएगा। वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था, यानी कि दक्षिण भारत में हुआ था। तो इस किससे संबंधित है ये? तो ये जो संबंधित है आपका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। आपका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है 48 नंबर। 48 प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय बंदगा, है ना, बंदगा के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2 पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बंदगा के बारे में 1 नंबर कथन है कि बंदगा जो है विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा है कि बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे और इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और उन पर निर्भर हो सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 48 का हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये दूसरा नंबर है ना, ये आपका गलत है। तो ये हो जाएगा 1 सही है और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही है और 2 गलत, यानी कि आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है मेरे भाई 49 कि इन नाविकों में से किसने भारत की समुद्री रास्ते पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? अब देखिए ये प्रश्न जो मेन पूछ रहा है कि भारत की खोज पर निकले थे, लेकिन वो पहुंच कहाँ गए? तो वो पहुंच गए अमेरिका। भारत की खोज पर निकले थे लेकिन पहुंच कहाँ गए? अमेरिका पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? तो अटलांटिक महासागर को पार करके पहुंच गए। आप देखिए अटलांटिक महासागर यहाँ पर आया है, तो अटलांटिक जो महासागर है इसकी आकृति कैसी है? तो एस अक्षर की इसकी आकृति है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी आपको महासागर कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर ही है।
ठीक है। अब बताइए कि प्रश्न क्या था। हाँ, तो वो व्यक्ति कौन था ये पूछ रहा था ना। तो वो व्यक्ति का नाम था दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ये भारत की खोज पर निकला और किसकी खोज कर दिया, यूएसए की खोज कर दिया। और यूएसए की खोज कब किया गया, ये आपको डेट आप याद रखना है, 1492 ईस्वी में। 1492 में इन्होंने, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो मलयालम भाषा एवं लिपि का जो प्रयोग किया था दोस्तों, किस राजवंश ने किया था, अपनी अपने 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 अभिलेख में किया था, तो वो था आपका चेर राजवंश। ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 51 कह रहा है कि वर्ष 1906 में हुए संग्राम है ना, संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। तो संग्राम संगमा के विद्रोह का जो कारण था, इसका कारण ये था कि असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध हुआ था। ठीक है। तो असम में आदिवासियों समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध की वजह से हुआ था आपको संग्राम संगमा विद्रोह। ठीक है। इसका कारण यही था आपका। कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर। 52 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा था, जिसका विरोध किया गया था। देखिए आपको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया था और इसका जो गठन हुआ था, अगर गठन पूछे तो 1927 में हुआ था, और भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। ठीक है। तो ये जो गठन हुआ था 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इसका विरोध आखिर क्यों किया गया था। देखिए इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो 7 सदस्यीय जो दल थे उसमें सारे क्या थे, सारे ब्रिटिश थे आपको, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इस वजह से इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ठीक। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 52 का यानी कि 4 नंबर, यानी कि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। चलिए देखिए 53 नंबर दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, जोड़ा को सजाना है। अब देखिए सजा दीजिए, जोड़ा सजाने में तो आप लोग माहिर हैं, है ना। तो जोड़े सजाइए। कह रहा है कि एक साइड है आपको ब्रह्म समाज और एक साइड है आपको आंदोलन और संगठन, एक साइड है आपको सुधारक। पहला है आपको ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो ये संगठन है, ठीक ना, इसके सुधारक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा 53 ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन यानी कि हेनरी विलियम डेरेजियो, यंग भी पूछा जाता है, युवा भी रहता है ना। तो यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा हुआ था, तो हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा हुआ था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी विवेकानंद। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन भी हुआ था इन्हीं के द्वारा, और अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, उनका भी इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 4, 3, 1 और 2, 4 नंबर। नेक्स्ट है 54। कह रहा है कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब देखिए वो कौन सा राज्य था जिसको बनाने के लिए जो गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठन हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, गठन हुआ था, वो आंध्र प्रदेश का ही हुआ था। कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। ठीक है। और इसी को बनाने के लिए 1952 में ये भूख हड़ताल पर बैठे थे। कौन, तो पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। वहादत ए दीन का मतलब क्या होता है, सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे, तो वो थे आपके मौलाना आज़ाद। ठीक है। कौन थे, मौलाना आज़ाद, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका माय डियर फ्रेंड्स 56 नंबर। और भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, है ना। अभी आपके 5-6 प्रश्न और हैं, और कल जो आपका क्लास होगा वो होगा ज्योग्राफी का। ठीक है। ज्योग्राफी का कल सौर मंडल ख़त्म। ठीक है। कल सौर मंडल यहाँ पर ख़त्म, उड़ा दिया जाएगा सौर मंडल को, हवा में उड़ा देंगे। ठीक है। और आप लोग को भी उड़ा देना है, तो सौर मंडल कल उड़ जाएगा। चलिए, तो कल सौर मंडल उड़ाने के लिए तैयार रहिएगा रात में 9 बजे।
प्रश्न है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है। देखिए, भारत के बारे में आपको कई बार आपको बता चुके हैं। आपको मैप वाला, अगर सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ मैं, है ना, अगर मैप वाला ज्योग्राफी हमारा नहीं पढ़े हैं, भारत का मानचित्र के द्वारा जो आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ाया गया है, तो आप जा कर के पढ़ लीजिएगा। ओहो, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया भाई, फिर से मैं यहाँ पर भारत का थोड़ा सा जल्दी से मानचित्र बना देता हूँ। हाँ, ये बन गया आपका भारत का मानचित्र। अब क्या कह रहा था कि लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश पूछ रहा है। तो मध्य भाग से कौन सा गुजरता है, तो ये गुजरता है आपका मध्य भाग से, है ना। इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब देखिए इसमें कर्क रेखा है ना। मकर रेखा तो गुजरता नहीं है भारत से, आपको आर्कटिक भी नहीं गुजरता है, भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ये मध्य भाग से गुजरता है आपको कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो टोटल 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य से, तो यहाँ पर देखिए गुजरात है, ठीक है, गुजरात के बाद यहाँ पर राजस्थान है, फिर आपको एमपी है, एमपी के बाद आपको छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर आपको पश्चिम बंगाल है, ठीक है, झारखंड के फिर त्रिपुरा है, और फिर मिजोरम है। टोटल 8 राज्य से होकर के ये गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर। 57 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। अब देखिए पृथ्वी दिन क्या होता है, तो पृथ्वी दिन की परिभाषा इसमें से कौन सी है, बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ये कितने डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। तो अगर पूछा जाए कि हमारी जो पृथ्वी कितने डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ये अक्ष पर झुकी हुई है आपका। और अगर पूछा जाए कि कितने डिग्री कक्षीय झुकाव है ना, कक्षीय झुकाव इसका कितना है, तो 66.5 डिग्री। ठीक है, कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री, और अक्षीय झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब है कि पृथ्वी दिन की परिभाषा इसमें से कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सेकेंड, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरे दिन में लगा लेना। यानी कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना। बीच में देखिएगा, आप ग्लोब देखते होंगे तो बीच में से वो कील दिया हुआ है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये दिन भर में क्या करती है, यानी कि 24 घंटे में लगभग एक चक्कर यहाँ पर पूरा कर लेती है। और उसी से क्या होता है, उसी से होता है आपका दिन और रात। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दैनिक गति। ठीक है, उसे कहते हैं दैनिक गति। यानी कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो हो गया आपका दैनिक गति, एक होता है आपको परिक्रमण गति। परिक्रमण गति से क्या होता है, आपका ऋतु परिवर्तन होता है, और दैनिक गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। करा एक निम्नलिखित के सही जोड़े यहाँ पर बनाना है। एक साइड आपको वनस्पति के प्रकार, यानी कि वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के प्रकार है, और एक साइड है पौधों की क्या क्या कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, आपको बताए थे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैप के द्वारा भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। भारत का ये दक्षिणी भारत का मानचित्र है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो भारत में पाया जाता है वो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, है ना। कहाँ पर हो जाएगा, पेन चेंज करते हैं, ये पश्चिमी घाट वाला उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला जो क्षेत्र है। और तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन कौन से पेड़ आपको बताए थे ना, महोगनी है, एवोनी है, सिनकोना है, ठीक ना, रोजवुड है। ठीक है, तो ये सब जो आपको पेड़ है ये पाया जाता है आपको किसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो ये का हो गया 3। अब दूसरा जो है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ यानी कि नाम ही है पतझड़, पत्ता झड़ जाना। तो पत्ता किसका झड़ता है, साल का झड़ता है ना। आंसर हो जाएगा आपका 4, इसका मिल जाएगा आपको 4 से। अब देखिए कटीली झाड़ी आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए बबूल में होता है, कांटा होता है ना बबूल में, तो ये हो जाएगा आपको कटीली झाड़ी बबूल में चल जाएगा आपको। यानी कि ये आपको रेगिस्तान वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है आपको मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है दोस्तों, तो मैंग्रोव वन मिलता है आपको ये जो दलदल वाला क्षेत्र में, है ना, यहाँ पर दलदल वाला इलाका है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मिलता है आपको, है ना। और पतझड़ वन कहाँ मिलता है, अगर पतझड़ वन पूछ लिया जाए तो भारत में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन है वो आपको पतझड़ वन ही है। ठीक है, और ये आपको बिहार है, झारखंड है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है ना, दिल्ली है। तो ये सभी क्षेत्र में आपको छत्तीसगढ़ है, कौन से वन है, तो पतझड़ वन है।
ठीक है, याद रखिएगा। और कटीली झाड़ियाँ आपको मेन रूप से कहाँ है, तो राजस्थान वाला क्षेत्र में है आपको। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में है ना, जहाँ पर आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र की संग यहाँ पर आकर के मिलती है। और सुंदर वन जो डेल्टा का जो यहाँ पर निर्माण होता है वहीं पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, तो सुंदरी वृक्ष पाए जाएंगे, है ना। और सुंदरी वृक्ष याद रखिएगा, नाम ही है सुंदरी, काफ़ी अच्छा नाम है यार। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि 3 4 2 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 59, सेकेंड लास्ट प्रश्न। कह रहा है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है। देखिए, ये जो शोध संस्थान है, हर एक देश के द्वारा अपना अपना शोध संस्थान बनाया गया है और अपना अपना नाम दिया गया है। ठीक है, तो भारत के द्वारा भी शोध संस्थान बनाए गए हैं, और ये जो शोध संस्थान जो है ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, कहाँ है, अंटार्कटिका। अब देखिए अंटार्कटिका कहाँ है, मान लीजिए ये क्या है, एक मिनट, पेन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर दोस्तों जे ऊपर में है आपको आर्कटिक और नीचे में है अंटार्कटिका, तो इसमें दोनों कंफ्यूज नहीं करिएगा। ऊपर क्या है, आर्कटिक, और नीचे है अंटार्कटिका, तो ये है अंटार्कटिका, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पर देखिए कोई भी व्यक्ति तो रहता नहीं है, नहीं यहाँ पर किसी का घर मकान है ना, क्योंकि इतने ठंडे यहाँ पर है, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो कौन रहेगा भाई, तो कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सब देश अपने अपने है ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं शोध करने के लिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपको अंटार्कटिका। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि जो मैत्री है, ठीक है, तो ये मैत्री की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। मैत्री की स्थापना याद रखिएगा। और दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी, तो 1983-84 में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री की स्थापना पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिएगा, और उसका कारण भी बता दीजिएगा कि भैया आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ख़राब पढ़ाते हैं, बता दीजिएगा। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आएगा दोस्तों नीचे बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। किसके बारे में, महासागरीय धारा। देखिए, महासागरीय धारा जो होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है उसको कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री यानी कि इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहा जाता है इक्वेटर, या फिर इसी को कहा जाता है आपको विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री के आसपास ये देखिए, जो हमारा जो महासागरीय धारा है ये हमेशा क्या होती है, तो बहते रहती है, हमेशा ये बहते रहती है। ठीक है, हमेशा ये धारा क्या होती रहती है, बहते रहती है आपकी। तो अगर ये 0 डिग्री के पास से ये धारा बह रही है, 0 डिग्री से कहाँ जा रही है, ध्रुव, ऊपर क्या है, ध्रुव है, यानी कि 90 डिग्री ऊपर है आपका, और नीचे भी यहाँ भी क्या है 90 डिग्री। अगर 0 डिग्री से ऊपर जा रही है, 0 डिग्री से नीचे आ रही है, तो 0 डिग्री से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये धारा कैसी होगी, तो ये होगी आपका गर्म होगी। ठीक है, अगर ध्रुव से आ रही है, कहाँ पर, ध्रुव से आ रही है आपको 0 डिग्री के पास, तो ये कैसी होगी, ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, ठंडा क्षेत्र से आ रही है, तो ये ठंडा होगा। ये गर्म क्षेत्र 0 डिग्री के पास तो सालों भर गर्म ही रहता है ना, तो 0 डिग्री के पास अगर ध्रुव की ओर जाएगा तो वो साल भर वो कैसा रहेगा, क्योंकि गर्म से जा रहा है ठंडा में, तो गर्म में रहेगा, तो इसको कहते हैं गर्म। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे फिर दक्षिणी गोलार्ध में हो। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कथन 1 कह रहा था उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। अभी आपको बताए थे कि भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री के पास उत्पन्न होगी और ध्रुव की ओर ये प्रवाहित होगी, तो ये कैसी धारा होगी, ये गर्म होगी। बताइए, बिल्कुल ही क्या है, सही है ना, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास कैसा रहता है, गर्म रहता है। तो ये गर्म से आपको जा रहा है किधर की ओर, ठंडा की ओर जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये तो आपका सही है कथन। दूसरा कथन क्या कह रहा था कि शीत यानी कि ठंडी जो महासागरीय धाराएं हैं वो निम्न अक्षांश से उत्पन्न और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश को जल ले जाती है। ये आपका बिल्कुल ही गलत है। निम्न अक्षांश का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो ये गर्म ना होगा, ये ठंडा थोड़ी होगा, तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर एक सही है और 2 गलत है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन छांटना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप ऑप्शन छांटने में लिए असमर्थ रहिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ कर देखिएगा, तभी आपका यहाँ पर क्लियर हो सकेगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली जो आपका क्लास चलता है वो रात में 9 बजे से अभी फ़िलहाल चल रहा है क्लास, ठीक है। और इसका व्हाट्सएप ग्रुप ये है, आप इस ग्रुप से भी आप ऐड हो सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, यहाँ पर इसका पीडीएफ डाल दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, और ये आपका है यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल होगा आपका सौर मंडल को कल हवा में उड़ाने वाले हैं। तो आप लोग भी हवा में उड़ाने के लिए तैयार रहिएगा। कल कितने बजे? तो कल से 9 बजे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।